अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री वाला चैनल। हमने लिक्विड चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका लास्ट हमारे पास लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। पहले भी बात हुई थी जब ये चैनल बना था, तब भी आपसे बोल दिया गया था कि हम सिर्फ एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि हम अपने जो पीपीएससी या एनटीएस और एफपीएससी के हमारा टेस्ट होगा उसकी प्रिपरेशन के लिए ये चैनल बना है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डिटेल में जाएँ तो फिर हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। एक एक टॉपिक जो है उस पर हमारा घंटे घंटे की वीडियो बन सकती है। तो स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट वो यूज़ होते हैं मिनिमाइज़ करने के लिए अट्रैक्शन को दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अगर फ़र्ज़ करें आपके दो मॉलिक्यूल हैं एयर में, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। अगर उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम वाटर में ले जाएं तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है वाटर ने डाइलेक्ट का काम किया उसमें। तो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे। पोलर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, नॉन पोलर के लिए कम होती है। इसमें कुछ जो है वैल्यूज़ वो आप याद रख लें कि वाटर की अगर हम बात करें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है और एयर का 1 है, मेटल के लिए इन्फिनिटी है। यानी कि अगर एक चीज़ है, दो चार्जेस हैं, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एयर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और कितने परसेंट, कितनी ज़्यादा है, क्योंकि 80% तक, यानी कि 80 इसका डाइलेक्ट्रिक है तो 80 टाइम मोर देन होगा एयर में। तो उसके बाद हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है ये उन मॉलिक्यूल्स में होगा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी ये डिपेंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पे। और वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो एरो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। यानी जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उधर से ये जाएगा जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जस्ट लाइक हम बात करते हैं HCl की, तो ये H से जाएगा Cl की तरफ। उसके बाद डाइपोल मोमेंट जो है ज़ीरो होता है अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। जस्ट लाइक H2 की बात कर लें, Cl2 की बात कर लें, आयोडीन I2 की बात कर लें, इनमें जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होगा। HCl की बात करें तो उसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, HF में भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट जो है वो आपके पास ज़्यादा आएगा। ये एक चीज़ को समझें कि पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है। एक मॉलिक्यूल लिया आपने, उसे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। चैम्बर था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपने उसे, उस मॉलिक्यूल को उसके अंदर रख दिया। तो जिसकी वजह, इस फील्ड की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसमें डिस्टॉर्शन आएगी और पोलराइजेशन जो है वो इंड्यूस होगी। और अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म कर दें तो वो जो पोलराइजेशन इंड्यूस हुई थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद है इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। तो जो पीछे हमने देखा था पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो जब हम पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड से, मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड थी हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में कितनी पोलराइजेशन हुई है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की होगी। उसके बाद डाइपोल मोमेंट जो है ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के और इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। इसकी मेजरमेंट जो है दो मेथड से होगी, वेपर टेम्परेचर मेथड और रिफ्रैक्शन मेथड। एप्लीकेशन जो है, मतलब डाइपोल मोमेंट को हमने क्यों पढ़ा, इसका कोई पर्पस है तो वो देखें। इससे हम कंपैरिजन ऑफ पोलैरिटी कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स की, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर देख सकते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल हमें पता चल सकती है, सिस ट्रांस में कंपैरिजन कर सकते हैं, आर्थो मेटा और पैरा आइसोमर्स में कंपैरिजन कर सकते हैं। जो हमारे पास पैरा आइसोमर्स होंगे उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होगा और आर्थो और मेटा का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। आर्थो का जो है वो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पैरा। ये एमसीक्यूज़ बन सकता था इसलिए मैंने आपको बताया है। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है।
अगर हम एक चीज़ लें, एक मॉलिक्यूल ले लें या कोई मीडियम ले लें, उसमें से आप मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाएं, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है कितनी स्ट्रेंथ तक हो रही है, कितनी उसकी वैल्यू कितनी है, तो कोई चीज़ें हैं ना उनमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो पास करेंगे और कुछ में से कम। जैसे हम बात करें कंडक्टर की और इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या आता है, इलेक्ट्रिक जो हमारे पास करंट है वो उसमें से फ़्लो नहीं करती, और जो हमारे पास कंडक्टर है उनमें से करंट जो है वो फ़्लो कर जाती है। इसी तरह जो चीज़ें जिनमें से मैग्नेटिक चीज़ जो है वो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो पास कर जाएंगी और कुछ में से कम करेंगी, कुछ में से ज़्यादा, इस चीज़ को हम कहते हैं मैग्नेटिक परमाबिलिटी। कितनी परमिशन देते हैं वो चीज़ जो है वो कितनी परमिशन दे रही है कि मैग्नेटिक जो लाइंस हैं वो उसमें से पास कर जाएँ। तो अगर मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो एयर और वैक्यूम के लिए है, और डायमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, और पैरामैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 से ज़्यादा होगी। यानी जो पैरामैग्नेटिक हैं उनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा अपने अंदर से जो है वो मैग्नेटिक लाइंस को पास करवा सकती हैं। और अगर पैरामैग्नेटिक में से जो चीज़ें पैरामैग्नेटिक हैं, ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस को जो है वो पास करवा रही हैं, उसकी वैल्यू 10⁻³ तक चली जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, तब हम कहते हैं ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये फेरोमैग्नेटिक है। तो लिक्विड का हमारा ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो गया। यही जो है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो वो मैंने नोट डाउन कर दी थी।